हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम काफ़ी मेजर पार्ट एडजस्टमेंट्स का डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट के अंदर हम दूसरी एडजस्टमेंट्स अब डिस्कस करेंगे। आइए, अब मैं बात करने चाह रहा हूँ म्यूचुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की। अब ये क्या है म्यूचुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जरा ध्यान से समझते हैं। इस ट्रांजैक्शन को समझते हैं प्लीज़। सपोज हमारे बिजनेस ने मिस्टर ए को सेल करी। मिस्टर ए को सेल करी लगभग 1 लाख रुपए की, ठीक है, और ये क्रेडिट सेल करी। तो हमने ए को अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया होगा? डेटर ए डेबिट टू सेल्स। कितने से? 1 लाख। और अपने डेटर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी। ए को यहां पर हमने क्या लिया? डेटर, ठीक है, मतलब ए डेटर अकाउंट हमने पोस्टिंग कर दी। फिर हमने बिजनेस ने ही हमारे मिस्टर ए से परचेजेस करी, क्रेडिट परचेज करी 20,000 रुपए की, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या एंट्री डाली होगी इन्होंने? बिजनेस ने हमारे परचेज अकाउंट डेबिट टू ए और ए को एज ए क्रेडिटर डाल दिया। कितने से? 20,000 से। अब हुआ क्या, कायदे से अगर हमने 1 लाख की सेल करी और 20,000 की परचेज कर ली तो हमें ए से नेट बैलेंस टू बी रिसीव कितना करना है? आप बताओ। नेट बैलेंस टू बी रिसीव कितना करना है सर? 80,000। बट आपकी बुक्स में जो डेटर अकाउंट है ए का, वो अलग मेंटेन हो रखा है, जिसके अंदर दिख रहा है कि हमने उनसे 1 लाख रुपए लेने हैं। और ए का क्रेडिटर अकाउंट अलग मेंटेन हो रखा है, जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि हमें 20,000 रुपये इन्हें ए को देने हैं, ठीक है। होपफुली आपको मेरी बातें थोड़ी समझ आ रही होंगी, ठीक है। कायदे से ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे हुआ क्या कि जब आपकी बैलेंस शीट बनी तो यहाँ डेटर की कैटेगरी में ए दिख रहा है 1 लाख का, जबकि यहाँ क्रेडिटर की कैटेगरी में ए दिख रहा है 20,000 का। यस और नो? जो कि एक अकाउंटिंग का गलत तरीका है। कायदे से होना क्या चाहिए? दिस इज अ रॉन्ग वे आउट। द राइट वे इज, कायदे से बैलेंस शीट के अंदर हमें ए को सिर्फ और सिर्फ डेटर दिखाना चाहिए। कितने से? 80,000 से। दैट इज द नेट बैलेंस टू बी रिसीव। दिस इज द करेक्ट वे आउट। आपको होपफुली मेरी बात यहां तक समझ में आती। अब वो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन किस तरीके से देंगे? अच्छा, यहां पर मतलब ये 20,000 रुपये हमने लेने हैं और 20,000 रुपये देने, ये कॉमन पार्ट है। इसी कॉमन पार्ट को हम बोलते हैं म्यूचुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर, कि एक ही पर्सन है जिससे हमें पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं। तो एडजस्ट, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब एक नेट फिगर के अंदर लेके आना है, तो कायदे से मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से भी 20,000 रुपये कम कर देने चाहिए और यहाँ से भी 20,000 रुपये कम कर देने चाहिए, ताकि जो नेट बैलेंस है वो 80,000 रुपये बने। होपफुली आपको ये मेरा बात समझ में आ रही है। और एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने अपने क्रेडिटर ख़त्म कर दिए, क्रेडिटर ख़त्म की, लायबिलिटी कम की तो डेबिट, और दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया? अपने डेटर कम कर दिए। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। अब ट्रांजैक्शन क्या आएगी, कैसे हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से देखिए। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा
डेबिट क्रेडिट, ऐसे लिखा हुआ है सपोज डेटर एंड क्रेडिटर, 2 लाख 1 लाख। नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया म्यूचुअल डेटर एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000। मतलब 30,000 रुपये का ऐसा अमाउंट है जो हमें लेना भी है और देना भी। तो हमें कुछ नहीं करना, हम इसकी एंट्री करना भूल गए, हमने नेट ऑफ करके नहीं दिखाया, हमने 30,000 इसमें भी इंक्लूड कर रखे हैं और 30,000 इसमें भी। डेबिट साइड जो दिख रहा है वो क्या होगा, डेटर, क्योंकि वो असेट है, और जो क्रेडिट साइड दिख रहा है वो क्या होगा, क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि वो लायबिलिटी। हमें कुछ नहीं करना इस केस में। बैलेंस शीट में जब हम डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स हमारे 2 लाख के हैं, इसमें से म्यूचुअल कितने हैं, इसमें से हमारे म्यूचुअल हैं 30,000 के। तो ये हमारे नेट जो बचे वो कितने बचे, 1,70,000। सेम वे यहाँ क्रेडिटर जो हैं वो कितने के हैं आपके, 1 लाख के, जिसमें से म्यूचुअल जो बचे वो आपके हैं 30 के। तो ये कितना हो गया आपका, 70,000। तो अगर म्यूचुअल डेटर एंड क्रेडिटर है तो वो अमाउंट हम डेटर में से भी कम कर देंगे एज वेल एज क्रेडिटर में से भी कम कर देंगे। बात समझ में आती है आपको? होपफुली इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ मूव करने जा रहे हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक is given in balance sheet, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में गिवन है, अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो से आप फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स का, हमने परचेज करी से 1000 यूनिट्स, ठीक है। ये सपोज हमारा 1000 का है, ये 10,000 का। अगर मैंने सेल करी 700 यूनिट्स से 80,000 रुपये की, तो मेरे पास 100 था, 1000 आया, 1100, 700 बिक गई। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेरे पास कितना बचा, 400 यूनिट्स, यही होगा। कितना हो गया यहाँ पर, 40,000। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं सेल। अब सेल जो हमें गिवन है वो 700 यूनिट्स की है। अब मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखा, वो कितने यूनिट्स पे लिखा, 100 यूनिट्स पे। परचेजेस ये कितने यूनिट्स पे लिखी, 1000 यूनिट्स पे। अब यहाँ पर मैंने कॉस्ट कितने यूनिट्स की लिख ली, 1100, जबकि सेल कितनी हुई है, 700। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रेवेन्यू शुड मैच विद कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट के साथ जरूर मैच करें। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ रिवर्स कर देते हैं, कितने यूनिट्स की, 400 यूनिट्स की, ताकि 1100 और 400 अगर आप देखो तो अल्टीमेटली इन सबको अगर हम देखें तो करके जो हमारी कॉस्ट होगी वो कितने यूनिट्स की बचेगी, 700 यूनिट्स की। तो इस साइड हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट ध्यान से समझिए अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। अगर मेरे पास
ट्रायल बैलेंस है, मैं आपको दोनों चीज़ें क्रॉस में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम आपका ज़रूर लूँगा, लेकिन उसके बाद आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझे अपना टाइम दीजिएगा। डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग स्टॉक। सपोज ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 10,000 का ट्रायल बैलेंस में, और वैसे भी जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक होता है वो ओपनिंग ही होता है। परचेजेस गिवन है 1 लाख की, ठीक है। एडजस्टमेंट में गिवन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹25,000। एक ट्रायल बैलेंस आपको ये गिवन है, दूसरा ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, ध्यान से देखिए, डेबिट क्रेडिट, सिर्फ परचेजेस गिवन है और वो भी 85,000। कुछ नहीं गिवन, ना ओपनिंग स्टॉक गिवन, ना क्लोजिंग स्टॉक गिवन, कुछ भी आपको इसके अलावा गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको परचेजेस गिवन है। अब ध्यान से देखिए दोनों के बीच में फैक्टर डिफरेंस क्या है। देखिए इसके अंदर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक जो है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका मतलब एडजस्टमेंट में कोई चीज़ गिवन होती है, इसका मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, नॉट येट रिकॉर्डेड, यही मतलब होता है, एंड पोस्टेड। अब सर आप कहना क्या चाह रहे हो इस चीज़ से, ज़रा थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते तो बेटर रहता। एक एक चीज़ बता रहा हूँ। सपोज ये 100 यूनिट्स हैं, ये 1000 यूनिट्स हैं, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक की सपोज 250 यूनिट्स है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो सेल्स हुई होगी वो लगभग हमारी हुई है 850 यूनिट्स की, ठीक है, और उसको मैं ले लेता हूँ से 2 लाख। यहाँ भी मैं सेल्स ले लेता हूँ 850 यूनिट्स की 2 लाख। थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैं ऊपर ऊपर से आपको उड़ाना नहीं चाहता, बड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए टाइम लूँगा। अब यहाँ पर क्या है बेटा, परचेजेस दिख रहे हैं, मतलब हमने 1000 यूनिट परचेज कर रखी है, स्टॉक दिख रहा है, तो कॉस्टिंग कितनी हो गई 1100, बिकी कितनी है 850। तो यहाँ पे जब हम अपना नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जैसे हम करते हैं वैसे ही हमने इसे कर दिया। हमने यहाँ लिख दिया ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000, यहाँ हमने लिख दी परचेजेस कितनी बेटा 1 लाख, यहाँ हमने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक कितना 25,000। तो हमारी जो नेट क्रक्स की फिगर है वो सेल्स 2 लाख। अब आपने वही हो गया, देखो यहाँ पे 100 यूनिट की कॉस्ट लिखी है, यहाँ कितने की लिखी है 1000 की 1100, जिसमें से 250 यूनिट की कम कर दी तो बची कितनी 850, और वही सेल, यही आपने देखा है। इसमें क्या है ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं किया, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, इसका मतलब वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब रिकॉर्ड हो चुका है सर, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, हमने परचेज कितनी यूनिट्स करी 1 लाख। जब हमने परचेज करी होगी 1 लाख यूनिट्स तो हमने एंट्री क्या डाली होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू से कैश में परचेज किया तो हमने क्या एंट्री डाली 1 लाख, दैट्स इट। अब इसमें से 250 यूनिट्स बच गए तो हमने यहाँ तो एडजस्टमेंट में लिख दिया, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ, अगर एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ और क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, किस में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो इसका मतलब आपने ये एंट्री क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू परचेजेस 25,000 की रिकॉर्ड कर दी। ये एंट्री आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, क्योंकि अगर ये आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी तभी ये एसेट डेबिट हुआ, लेजर में गया, और यहाँ पर किस में दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में। और परचेजेस जो हैं वो आपने क्रेडिट कर दी, मतलब 25,000 से कम कर दी। परचेजेस थी कितनी 1 लाख,
कितनी परचेजेस थी? 1 लाख। अब 1 लाख परचेजेस थी, 25,000 आपने क्या कर दी? कम कर दी। तो आप कहोगे सर जो परचेजेस का बैलेंस था वो तो होना चाहिए, 1 लाख की परचेजेस थी, मैंने आपके कहने अनुसार ही मान लेते हैं 25,000 कम कर दी, तो उसका बैलेंस तो 75 दिखना चाहिए, यही कहोगे ना आप। बट यहाँ तो स्टिल सर परचेजेस 85 की दिख रही है। ये क्यों? क्योंकि मैंने देखो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मैंने एक एंट्री और भी कर दी, क्या? परचेजेस टू ओपनिंग स्टॉक, कितने से? 10,000। ये एंट्री क्यों करी सर, ये बताओ जरा। एक बात बताओ, जब साल में शुरुआत में माल बिकना शुरू हुआ होगा 850 यूनिट वाला, तो सबसे पहले आप नया माल बेचोगे या पुराना माल बेचोगे? सर पुराना माल। तो सबसे पहले ये 100 यूनिट बिकी होंगी, यस और नो? तो ये जो आपका स्टॉक असेट था, वो असेट लास्ट ईयर का जो असेट था वो कम हो गया, और इस साल वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? तो इसलिए ये 10,000 का बैलेंस यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ गया। तो ये आपका आ गया कितना? 85,000 रुपीज़। मतलब ये जो परचेजेस आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये नॉर्मल परचेजेस नहीं है, ये परचेजेस आपकी हैं एडजस्टेड परचेजेस, जिसके अंदर ऑलरेडी परचेज के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस है और ओपनिंग स्टॉक ऐड है, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग के अंदर बताया था एक फॉर्मूला। तो 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक माइनस है कितना? 25,000, ओपनिंग स्टॉक ऐड है कितना? 10,000। तो आपकी एडजस्टेड परचेजेस कितनी आ गई? 85,000। समझ में आई बात? और उस सिचुएशन में फिर आपको क्या करना है, मतलब ले दे के क्रक्स, अगर परचेजेस गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, तो ये परचेजेस जो हैं वो नॉर्मल परचेजेस नहीं है, दीज आर द एडजस्टेड परचेजेस, दैट इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आया ही, ट्रायल बैलेंस में आया ही तब क्योंकि जो अपने उसे परचेज में एडजस्ट कर लिया। ये नॉर्मल जब परचेज करी, जो माल बच गया वो मेरा असेट बन गया, और उतने से मेरा एक्सपेंस कम हो गया, जो माल बच गया, ठीक है। और जो ओपनिंग स्टॉक था वो सबसे पहले बिका होगा, तो मेरा असेट कम हो गया और वो एक्सपेंस बन गया। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही। तो आई वुड लाइक टू से यू कि अगर हमारा परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसके अंदर हम यहाँ लिखेंगे सेल्स कितनी है आपकी? 2 लाख, और यहाँ पर आप लिखेंगे परचेजेस जो कि आपकी कितनी है? 85,000। बात समझ में? सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी है, कोई ओपनिंग स्टॉक कोई क्लोजिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैंने आपको बता दिया। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, कितने का? वो सर बैलेंस शीट में हमारा जाएगा 25,000 का। ट्रेडिंग में क्यों नहीं जाएगा? मैंने आपको डिटेल के अंदर सारा का सारा क्लियर कर दिया। तो ले दे के समरी अगर मैं तैयार करूं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल रीजनिंग तो मैंने सब समझ ली। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग इन एडजस्टमेंट, तो ये 2 जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। सेकंड, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज appearing in trial balance तो क्या होगा? उस केस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा असेट साइड। उस केस में जो हमारी परचेजेस हैं, परचेजेस आर एडजस्टेड परचेजेस, वो हमारी एडजस्टेड परचेजेस हैं,
दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उस समय ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं जाएगा। बस ले दे के आपको मेरी इतनी सी बात जो है वो कन्वे होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरर बेस्ड एडजस्टमेंट्स। ये क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। इसके अंदर जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। ट्रायल बैलेंस आपके पास है, मशीनरी की वैल्यू है से 1 लाख, वेजेस आपको टोटल गिवन है 10,000, एडजस्टमेंट दी उसने आपको wages paid of rupees 2,000 on installation of machinery debited in wages account। हमने 2,000 रुपये की वेजेस पे करी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। AS10 जो कि हमारा PPE प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट से डील करता है, क्या कहता है कि अगर हम किसी भी तरह की इंस्टॉलेशन पे कोई भी वेजेस पे करते हैं तो वो कैपिटलाइज होगी, मशीन की वैल्यू में ऐड होगी। आपने एंट्री कर दी वेजेस टू कैश 2,000 से, जो आपने कर दिया, जो एडजस्टमेंट बता रही है, जबकि उस समय आपको एंट्री कायदे से करनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश। कितने से? 2,000 से। कुछ नहीं होता, ये सही एंट्री थी, ये गलत एंट्री थी जो आपने कर दी। रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर हम बनाए तो क्या बनती है? मशीनरी डेबिट टू वेजेस कितने से? 2,000 से। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि एडजस्टमेंट में ऐसा गिवन है। तो हम सीधे क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वेजेस लिखेंगे तो यहाँ पर 10,000 माइनस 2,000 कितना लिखेंगे? 8,000। और जब आप बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे तो वो आप क्या करेंगे? 2,000 रुपये से बढ़ा देंगे। 1 लाख जमा 2,000 कितना हो गया? 1,02,000। तो इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट्स आपको देखने को किसी भी तरीके के मिल सकते हैं। उसके लिए आप तैयार रहें ऑन द स्पॉट, किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। GST, इसको लेके थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए क्या होता है, सपोज आपने परचेज करी 100 रुपीज़ की एज ए बिजनेसमैन, आपको उस पर GST पे करना पड़ा 5% से 5 रुपये, तो वो आपको चीज़ कितने की पड़ी? 105। ये जो आपने परचेज किया था, इसको आप लाए अपनी दुकान में और वहाँ से आपने सेल किया कस्टमर को। बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखें, टेक्निकल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, बट उतना ज़रूर बता रहा हूँ जितना आपसे वो पूछ सकते हैं। अब सेल्स वैल्यू सपोज आपने जो बेची 150 और आपने अपने कस्टमर से GST चार्ज किया एट द रेट ऑफ 5%, 7.5, तो बिल बना 157.5। देखिए GST आप जो चार्ज करते हैं ये हमें डिपॉजिट करवाना होता है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट इसमें आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वो क्या बेनिफिट? ये प्रोवाइड करती है कि इफ GST हैज बीन पेड ऑन
purchases, then it can be set off. मतलब सर इसका मतलब ये है कि आपको 7.5 रुपये जमा नहीं करवाने, आपको जमा करवाने हैं 7.5 माइनस 5, सिर्फ और सिर्फ 2.5 रुपये। अगर आपने परचेज के टाइम पर कोई भी जीएसटी परचेज दिया है तो आप उसे माइनस करके फिर जो बैलेंस है वो गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। सेट ऑफ, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। अब ध्यान से देखिए, मैंने परचेज करी, परचेज डेबिट, मैं 105 नहीं लिखूंगा, मैं 100 लिखूंगा। मैं यहां लिखूंगा जीएसटी ब्रैकेट में मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा इनपुट, कि ये मैंने जो इनपुट पे दिया है डेबिट 5 रुपये टू कैश 105। अब ध्यान से समझिए, ये मैंने डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस था। यहाँ जो मैंने जीएसटी इनपुट डेबिट किया इसलिए नहीं डेबिट किया, ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा असेट है। क्यों मेरा असेट है? क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? कि जो मैं चार्ज करूंगा उसके अगेंस्ट में इसे सेट ऑफ कर सकता हूँ। इट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस यार, समझ में आई बात? तो असेट है ये मेरे लिए। अब जब मैंने सेल करी तो एंट्री क्या डाली, कैश आया मेरे पास 157.5, जिसमें सेल्स मेरी 150 की है, बट मुझे जीएसटी जो पेबल है, पे करना है गवर्नमेंट को कितना, 7.5। अब पे करने की बारी आई, मैं 7.5 पे करने गया गवर्नमेंट को। मैंने कहा गवर्नमेंट आपकी ये जो लायबिलिटी मेरे ऊपर है 7.5 रुपये की, इसको आप ले लीजिए, जीएसटी पेबल डेबिट 7.5, और मैं उनको देने लगा कैश 7.5 का। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको 7.5 नहीं देना, आपको तो सिर्फ 2.5 रुपये देना है, क्योंकि जो आपने जीएसटी पे किया था परचेज के टाइम पर उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? उसका बेनिफिट मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आप देखो यहाँ डेबिट था क्योंकि वो असेट था, अब मैंने उसे क्रेडिट करके उस असेट को अपने ख़त्म कर दिया। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं इसका, अगर वो दे सकते हैं आपको। ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट परचेज, सपोज परचेज है 1 लाख, सेल्स वो है 1.5 लाख, ठीक है? उसने आपको एडजस्टमेंट में लिखा purchase includes payment of GST of which input credit is allowed ₹10,000, ठीक है? तो अगर उसने ऐसा आपको लिख दिया तो आप क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया जो आप जीएसटी पे करते हैं वो आपकी कॉस्ट नहीं है, तो आप यहाँ जो परचेजेस लिखेंगे वो 1 लाख माइनस 10,000, ये आप लिखेंगे 90,000। और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड आप लिखेंगे जीएसटी इनपुट कितना, 10,000। समझ में आ गई बात? ऐसी सेल में अगर गिवन है तो उसको भी आप अलग कर देंगे और वो लायबिलिटी साइड जाएगा। बस इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। तो हमने एक एडजस्टमेंट का एक बहुत अच्छा पार्ट यहाँ तक आपके साथ कवर अप किया। थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग विद द फ्रेंड्स।